तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो पिछले क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि था मुग़ल इन्वेजन। पिछले क्लास वो वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पूरी जानकारी होगी कि हमने उसमें बताया था कि कैसे बाबर इंडिया आ चुका था और बाबर की सेनाएं और इब्राहिम लोधी की सेनाएं जो हैं वो पानीपत में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी। हमने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे की संख्या क्या थी इब्राहिम लोधी के पास और बाबर के पास। लेकिन बाबर के पास एक अपर हैंड इसलिए था क्योंकि बाबर के पास थे कैनन्स यानी कि तोप। बाबर के पास हाथी नहीं थे, बाबर की सेना में हाथी नहीं थे। इब्राहिम लोधी के पास ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि उसकी सेनाओं में हाथी थे। हाथी ना होने का कारण बहुत स्पष्ट है कि अफ़गानिस्तान पहाड़ी इलाका है और वहाँ ज़्यादा जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। हाथी तो बिल्कुल भी ऐसे इलाकों में नहीं रहते हैं। तो हाथी को ऐसे कई सारे सैनिक बाबर की सेना में थे जिन्होंने पहले कभी हाथी देखा ही नहीं था। हाथी को देख के वो भौचक्के रह गए, हैरान रह गए कि ये कौन सा जानवर है। उसको वो लोग समझ नहीं पाए बहुत सारे। लेकिन बाबर, मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ उसकी, लेकिन ये फैक्ट है कि बाबर एक बहुत समझदार योद्धा था और बहुत दिलेर भी था। एक अच्छा सेनापति होने के सारे गुण जो थे वो बाबर में थे, क्योंकि बचपन से जो है ये कबीलों में रहते थे और बैटल और वॉर का जो एक्सपीरियंस है वो इनको लगातार होता रहता था। तो इनको बचपन से एक चीज़ जो है इनके दिमाग में घर कर जाती थी कि बैटल की किसी भी स्थिति में जो है घबराना नहीं है। ये बात जग जाहिर है कि जो हमलावर होते थे, आक्रांता जो होते थे, वो बहुत क्रूर होते थे, रूथलेस होते थे। साथ ही साथ हमको ये शब्द जोड़ना पड़ेगा कि वो बहादुर भी होते थे। लेकिन बहादुरी और सॉफ्ट हार्टेडनेस का कोई आपस में उनमें जो है ना समावेश नहीं होता था। हमारे भारत के जो योद्धा होते थे, जो राजा होते थे, उनमें वीरता तो थी ही थी। वीरता के साथ उनका जो दिल होता था वो बड़ा ही सॉफ्ट होता था। जैसे कि आपने पृथ्वीराज चौहान का एग्ज़ाम्पल हमने आपको बताया था कि अपने दुश्मन को भी उन्होंने जो है 2 बार माफ़ कर दिया था। 1 बार माफ़ कर दिया था, सेकंड बार तो बाजी पलट गई थी। तो आप देखेंगे कि वो सॉफ्ट हार्टेडनेस होता था और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए माइनस में गई, उनका नुकसान हुआ, देश का भी नुकसान हुआ। तो बाबर एक बहादुर सेनापति भी था। वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसके दिमाग में स्ट्रैटेजी तैयार हो गई कि हाथियों को कैसे इस्तेमाल किया जाए लोधी की सेना के ख़िलाफ़। लोधी ने जब चार्ज किया बाबर के ऊपर अपनी सेनाओं के साथ, तो बाबर ने कैनन्स को आगे किया। हाथी का ब्रिगेड सबसे आगे था लोधी की सेना में। बाबर ने कैनन से जो है उनको जवाब देना शुरू किया। कैनन्स उस समय किसी भी ने भी जो है नहीं देखे थे। अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में पहाड़ में छुपे हुए लोगों पे हमला करने के लिए कैनन बहुत ही एक उपयोगी हथियार था, इसीलिए वहाँ उनके पास वो था। तो कैनन को देखते साथ जो है या कैनन का बॉल जब फायर हुआ तो उसको देख के हाथी भड़क गए और इब्राहिम लोधी की सेना में 10 से 15 हज़ार हाथी थे। तो आप इमेजिन करिए कि अगर एक हाथी बिदक जाता है तो वो कितना जो है तबाही मचा सकता है। और आप इमेजिन करिए कि 10 से 15 हज़ार हाथी अगर बिदक जाएं या बिगड़ जाएं तो वो क्या कर सकते हैं। तो इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना या सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके खुद के हाथियों से कुचल के मारा गया। खुद के हाथियों को संभालने में उनकी जो है हालत ख़राब हो गई। उसके बाद बची हुई सेना ने बाबर की सेना से बची हुई सेना जब बाबर की सेना से टकराई तो बाबर के पास बैटल का बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई थी कि घुड़सवार जो थे उसके पास, जो दोनों फ्लैंक से निकलते थे, 5000 घुड़सवार जिनको चलते हुए घोड़ों से तीर चलाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। वो दोनों फ्लैंक ओपन होके और दोनों साइड से वो जो है अपनी एनिमी पे अटैक करते थे और उनके पास फिर कोई ऑप्शन रह नहीं जाता था। ज़्यादा कुछ ऑप्शन उनके पास बचता नहीं था। एनिमी का पूरा प्लान जो है वो उल्टा हो जाता था। उनका अटैक बिल्कुल पहले कदम पे ही डिफेंस में कन्वर्ट हो जाता था और वो अपने को बचाने में लग जाते थे और इनको जो है अपर हैंड मिल जाता था। ये जो फ्लैंक है तीरंदाज़ों का फ्लैंक जो बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये औरंगज़ेब तक चला।
ये इतना पॉपुलर और इतना सक्सेसफुल था घुड़सवारों की ये टुकड़ी कि ये जो है औरंगज़ेब के ज़माने तक ये चलती रही और फाइनली रिज़ल्ट वही हुआ जो होना था। इब्राहिम लोधी की सेनाएं बुरी तरीके से हारी। इब्राहिम लोधी की बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मौत हुई और बाबर जो है दिल्ली की गद्दी पे काबिज़ हो गया। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बाबर ज़्यादा समय तक दिल्ली की गद्दी पे काबिज़ नहीं रह पाया। 1526 में जो है ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ और केवल 4 साल 1530 तक, और वो 4 साल भी बाबर आराम से नहीं बैठ पाया क्योंकि उसका असली मुकाबला इब्राहिम लोधी के साथ नहीं था। ऐसा लग सकता था उनको कि इब्राहिम लोधी को हराने के बाद भारत में कोई भी उनके लिए बड़ा चैलेंज बन के नहीं आएगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। बाबर ने जब दिल्ली की गद्दी संभाली, पूरे राजपूताना में बाबर के ख़िलाफ़ एक आक्रोश ने जन्म लिया और उस आक्रोश को लीड कर रहे थे राणा संग्राम सिंह, जिनको जाना जाता था राणा सांगा के नाम से, जो कि राणा प्रताप के दादाजी थे। जी हाँ, वही फेमस महाराणा प्रताप जिनकी तस्वीरें और मूर्तियाँ आप देखते हैं, जो बहादुरी का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप। उनके दादा भी बहादुरी में कोई कम नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बहुत शानदार योद्धा थे। तो राणा सांगा जो है वो लीड कर रहे थे। देखिए, राणा सांगा भी एक बहुत शानदार सेनापति थे, एक बहुत ही शानदार योद्धा थे। राजपूती वेलर भी उनके अंदर था, राजपूती करेज भी उनके अंदर था, वॉर का एक्सपीरियंस भी उनके पास था। लेकिन राजपूतों में एक जो खामी थी वो ये थी कि वो एक होके लड़ना नहीं जानते थे। उनमें ईगो इतना बड़ा होता था कि वो किसी के अंडर आके लड़ना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि कई सारे राजपूतों ने राणा सांगा के अंडर आके लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सांगा ने हिम्मत नहीं हारी और बाबर से मुकाबला किया। राणा सांगा के मन में एक ही बात थी कि अफ़गानी हमलावर बाबर को भारत से बाहर करना है, निकाल के फेंक देना है। जिसके लिए राणा सांगा ने जितनी भी सेनाएं जमा हो सकी जमा किया, बाबर से सीधे लोहा लिया। मैं आपको बताऊं, राणा सांगा और बाबर के बीच का जो ये युद्ध था वो कमाल का था, हिस्टोरिक था। इसके बारे में बुक्स में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा अगले क्लास में। ये एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस आपके लिए होगा, तो तैयार हो जाइए बिल्कुल राणा सांगा और बाबर की इस एपिक बैटल को ऊपर से देखने के लिए। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक 3D व्यू दे पाऊँ, हालांकि व्यू तो नहीं, लेकिन मैं ऑडियो से ही आपको कोशिश ये करवाऊँगा, आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करूँगा कि आप खुद मैदान में खड़े होकर वो वॉर देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये वॉर की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये केवल आप पे डिपेंड करता है कैसे। तो ये जो अब तक के चैप्टर्स हैं हमारे, उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये अगर आप आज लिख लेते हैं और इसकी फ़ोटो खींच के अपने नाम के साथ मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे भेज देते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि कल ये कहानी मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सुनाने वाला हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा इसमें आएगा, सीखने के लिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।